वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमारी अगस्त 2027 की जनगणना है। इसमें हाउस की लिस्टियां बनाना ये पहला चरण होगा और ये भारत की 16वीं जनगणना है। इसमें ये आधिकारिक कदम है जो 2011 के बाद देश की पहली 10 की जनगणना हो रही है। एक्चुअली ये जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण यह जनगणना रोक दी गई थी। अब ये जनगणना हमारी 2026 में हो रही है, तो इसके लिए यह समयबद्ध तरीके से 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण जिसमें कि 2026 में लिस्टिंग और आवास संगणना है, यानी हाउस लिस्टिंग है, जिसे हम HLO के वर्क के रूप में जानते हैं। और सेकंड चरण है वो हमारा 2027 में जनगणना हमारी की जाएगी, वो आगे हमारा सेकंड चरण आएगा। हाउस लिस्टिंग का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिन की अवधि रहेगी। देखिए, जनगणना के संदर्भ में अधिकांश हिस्सों में 1 मार्च 2027 को जनगणना का सेकेंड फेज शुरू होगा, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर ये 1 अक्टूबर 2026 में निर्धारित की गई है। अब इसका कानूनी बेस क्या है? जनगणना अधिनियम 1948 है। ये हमें HLO के तौर पर वर्क करने से पहले पता होना चाहिए। और इसकी धारा 3 और 17A के तहत भारत के महापंजीयक जो हमारा नेशनल परिवार रजिस्टर होता है, इसके द्वारा संचालित की जा रही है। यहाँ अधिसूचना 2021 की स्थगित जनगणना हेतु 2020 की पिछली अनुसूचना को प्रभावी तरीके से निरस्त कर दी है। यानी किस तरीके से 2021 की जनगणना जो मैंने पहले ही बताई वो निरस्त की गई है। ये जनगणना पूर्ण डिजिटल होगी और स्वगणना है, क्योंकि इसमें 15 दिनों की औपचारिक स्वगणना अवधि का प्रावधान होगा, जिसमें सूचना आप स्वयं देंगी। इसमें GPS टैगिंग, कनेक्टिविटी कम क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन डेटा संग्रह का काम होगा और उसे वास्तविक समय में निगरानी के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली यानी डिजिटल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, विस्तारित डेटा बिंदु में इसमें 34 किए गए हैं, जबकि 33 प्रश्नावलियों की एक गैजेट है, ये हम अभी शेयर करेंगे। इस समय नए मापदंड जैसे इंटरनेट की उपलब्धता, स्मार्टफोन का स्वामित्व, गैस कनेक्शन का प्रकार और वाहनों का वर्गीकरण, पेयजल और अनाज की खपत की बात शामिल है। इसमें न केवल हम रह सकते परिवार की गणना करेंगे, बल्कि उसके आर्थिक आधार को भी निश्चित करने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर हम आदि अपने परिवार का सामाजिक विभाजन भी देख सकेंगे। ऐतिहासिक और वास्तविक महत्व यह है कि 1931 के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति से आगे राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना भी शामिल होगी, क्योंकि इसकी संबंधित वैधानिक रोक हटने के बाद इसे निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का आधार बनाया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक जो बीएमएफ है, जो कि हमारे CSVS रंजना राव के द्वारा, जो कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन है, समस्त जिलाधिकारी और मंडल आयुक्तों को मिल चुकी है। इसकी बहुत सारी बातें हैं, इस स्लाइड की सारी बातें इस फोटो में मैंने समाहित कर रखी है। तो यहाँ पर सबसे विशेष बात जो है फिर से रिवीजन करने की है कि डेटा संग्रह के लिए आपका मोबाइल यूज होगा, धीरे अलग से नहीं दिया जाएगा, काम पूरा होने पर ही भुगतान होगा और डिजिटल ऐप का विशिष्ट प्रशिक्षण दे करके आपको जनगणना पूरी करनी है। तो जिस तरीके से SIR में हम BLO ऐप का प्रयोग कर रहे थे, अब हम HNO ऐप का प्रयोग करेंगे। तो जो भी लोग एक विशेष बात है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि भारत के राजपत्र में ये 33 देखिए यहाँ पर 33 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें कि हमें जनगणना करनी है, यानी हर परिवार का ये सर्वेक्षण हमको पूरा करना है। तो परिवार सर्वेक्षण जो हम पूरा करेंगे वह 33 बिंदुओं पर होगा। तो इस बात के लिए आप तैयार हैं? इसके लिए मैंने एक अलग सी ये चेकलिस्ट बनाई है, जिसमें कि हम इस चेकलिस्ट को पूरी तरह से पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहले नंबर पर भवन नंबर दिया गया है। तो अगर हम शहर में हैं तो भवन और बाकी चीजों की जानकारी हमारी हो सकती है, लेकिन अगर हम गांव में काम कर रहे हैं तो वहां पर हमें जनगणना के लिए जो भवन नंबर लेना है वो हमें वो पर लिस्ट से प्राप्त हो सकता है। इस बात को देख सकते, या फिर कोई मकान नंबर अगर व्यक्ति बता रहा है तो उसे आप यूज कर सकते हैं। जनगणना का मकान नंबर यह हम लोगों के द्वारा स्वयं बनाया जाएगा कि वो किस मकान नंबर में है। एक्चुअली ये भवन नंबर और मकान नंबर ये दोनों की दोनों चीजें हमारी सिटी से संबंधित है। जैसे कि सिटी में एक बिल्डिंग होती है और इस बिल्डिंग में कई फैमिलीज रहती हैं, कई परिवार रहते हैं, तो इस परिवार की अलग से एक मकान होगी जिसे हम फ्लैट कहते हैं और एक बिल्डिंग होगी। तो इस तरीके से ये दोनों अलग हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट किस तरीके की है, जैसे कि पक्की है, वहां पर ऐप में इसके लिए ड्रॉप डाउन होगा, आप इसको टिक करते जाएंगे। यहाँ पर उसकी सामग्री जैसे कि ये पक्की हो सकती है, टाइल्स इसमें हो सकते हैं, क्या है ये आप उस व्यक्ति से पूछ लें। दीवारें कैसी हैं, यानी मकान पक्का है या कच्चा है, इस तरीके की जानकारी आपको देनी होगी। जनगणना में छत कैसी है,
आप सीमेंटेड छत है, ईंट की छत है, कच्ची छत है या उसमें आरसीसी की छत है, ये आपको देखना होगा। जनगणना में मकान कैसा है, इसमें मकान अच्छा है, मरम्मत लायक है, मरम्मत की आवश्यकता है या मकान जीर्णशीर्ण हालत में है। मकान का उपयोग कौन कर रहा है, यह स्वयं का उनका मकान है या वो किराए पर है, इस चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। मकान की हालत कैसी है, वो अच्छा और मरम्मत वाली हो सकती है। परिवार क्रमांक क्या होगा, तो एक मकान के अंदर अगर कई परिवार हैं तो वहां पर परिवार क्रमांक आप दर्ज कराएंगे। परिवार में रहने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल मेंबर यानी यहाँ पे कुल संख्या आपको दर्ज करना होगी। सिर्फ परिवार के मुखिया का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कर्ता होगा यानी हेड ऑफ फैमिली होगा। बेसिकली ये जो व्यक्ति अगर कोई मेल है तो मेल होगा, या अगर व्यक्ति वहां पर मेल व्यक्ति नहीं है तो वहां पर फीमेल उसकी थर्ड हो सकती है। अब आगे जो दूसरे हमारे रहेंगे परिवार के मुखिया का नहीं, या मेल या फीमेल, एफ या एम में हम रखेंगे। परिवार के मुखिया क्या या CST यानी से संबंधित है, तो यहाँ पर यस या नो, हाँ या नहीं का हम उत्तर देंगे। स्वामित्व की स्थिति क्या है, ये खुद का उनका ओन मकान है यानी वो खुद के मकान में रहते हैं या मकान किराए का है, इस बात को आप देखेंगे। परिवार में रहने वाले उपलब्ध मकानों कमरों की संख्या क्या है, तो अगर वहां पे 8 मकान परिवार हैं या 8 कमरे हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, जितने मकान थे कमरे हैं वैसे कहेंगे। जो मैरिड कपल है जिनकी मैरिज हो चुकी है, ऐसे लोगों की जिनकी परिवार में शादी है, उसके बारे में आप देखेंगे। और परिवार में शादी वो जाने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर आप नोट करेंगे कि कितने विवाहित जोड़े वहां पर रह रहे हैं। जल का स्रोत क्या है, ये नाम हो सकता है, पाइप हो सकता है या जल आपूर्ति हो सकता है, चूंकि अब नल से जल के माध्यम से कुछ जगहों पर जल आपूर्ति भी है। पेयजल की उपलब्धता है कि नहीं, ये यस या नो में चला जाएगा आंसर। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, यानी लाइट वगैरह कैसे आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी है। शौचालय उनके पास है कि नहीं, शौचालय प्रकार पक्का है या कच्चा है। गंदे पानी की निकासी यानी नालियां उनके पास जो बनी है वो कैसी है और कहाँ उनका पानी गिरता है। स्नान गृह की उपलब्धता है कि नहीं, हाँ या नहीं, वो उत्तर आपको इसमें देना होगा। और आगे की जो चेकलिस्ट है उसमें गैस कनेक्शन है तो कैसा है और किसका है, LPG या PNG है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे कंपनी भी आप एक बार नोट कर लें कि वो साइन अप किस कंपनी के है, लोग करते हैं। खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन क्या है, अगर वो गैस पर खाना बना रहे हैं या वो वुड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या अदर कोई माध्यम प्रयोग किया जा रहा है। रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह है कि नहीं, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, इन सब में आपको हाँ नहीं का उत्तर देना है। और अगर वो चीज है तो उसका विवरण या आपको नोट कर लेना है, क्योंकि हमें पूरे परिवार के लिए 33 नंबर चाहिए। और लास्ट में इनके खाने पीने के अनाज के नाम, तो व्यक्तिगत पर ये भी ध्यान रखेंगे। लास्ट में मोबाइल नंबर जो कि आपको नया आवश्यक है जिससे कि वेरिफिकेशन क्रॉस में पूरा किया जा सके। तो इस तरीके से हमारी ये जो जनगणना का प्रारूप है इसे हम पूरा करेंगे। और